अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। फोर्स कैन चेंज द शेप, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब फोर्स के एप्लीकेशन से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकते हैं। शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जैसे कि फर्स्ट केस मान लीजिए आटा है जिसको हम डो बोलते हैं, उसकी जब लोई बनाई जाती है तो उनको गोल गोल करा जाता है, तो हम फोर्स की मदद से वहाँ पर शेप चेंज कर रहे होते हैं। शेप चेंजेस। फिर हम बाईसाइकिल की सीट पे बैठ रहे हैं और उसमें होते हैं स्प्रिंग्स, तो होता क्या है, स्प्रिंग्स नीचे को कंप्रेस होते हैं बाईसाइकिल सीट पे, उसमें भी शेप चेंज होगा। किसका? उसमें स्प्रिंग्स जो है उनका। फिर नेल है, मतलब कील है, एंड रबड़ है। मान लीजिए आपने दीवार पर कील लगाई और उसमें एक रबड़ लगा दिया। अब आपने क्या करा, थोड़ा क्लियर इमेज बनाते हैं। यहाँ पर आपने कील लगाई और इस पर आपने रबड़ बैंड लटका दिया। अब यहाँ पर आपने एक फोटो फ्रेम टांगा है। अब होगा क्या, फोटो फ्रेम का खुद का कुछ वेट होगा, ये नीचे को खोगा, उसकी वजह से जो हमारी रबड़ है वो भी नीचे को स्ट्रेच हो जाएगी। अब इससे क्या होगा, जो रबड़ है उसका जो शेप है वो चेंज होगा। तो यहाँ पर भी शेप चेंजेस। ठीक है, फिर हम चौथा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपने दो बुक्स रखी, आपने बुक्स के ऊपर अपना एक लंबा वाला स्केल रखा और उस स्केल पर आपने एक बुक और रखी। अब क्या होगा, इस बुक के वेट की वजह से स्केल जो है वो थोड़ा थोड़ा टेढ़ा होने लगेगा, स्केल का शेप चेंज होगा। तो यहाँ पर भी शेप चेंजेस। टूटेगा नहीं, क्योंकि वो बुक इतनी, पहली बात तो आप भारी रखेंगे नहीं, और जो स्केल है उसकी प्रॉपर्टी है कि वो एकदम से नहीं टूटेगा, वो थोड़ा थोड़ा बेंड होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, दस द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कैन चेंज ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप। दस द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ये जैसे मैं आपको समझा रही हूँ आप इसको नोट डाउन करते हुए चलिए, आपकी रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कैन ऑन एन ऑब्जेक्ट, फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट may change its shape, may change its shape। तो ये हो गया। अब हम इसको कंक्लूजन के रूप में लिख लेते हैं कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। तो ये आप नोट कर लीजिए, कौन सी हेडिंग है, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये हमने एग्जाम्पल से समझ लिया और यहाँ पर हमने लिख भी लिया। तो अगर आपके एग्जाम में आंसर आता है तो आप पहले एग्जाम्पल देके समझाइए, फिर अपनी बात को कंप्लीट करने के लिए ऐसी लाइन ज़रूर लिखिएगा ताकि एग्जाम्पल आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो पूरा लगे। तो अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं, उनको हम एक कंक्लूजन के रूप में लिख लेते हैं। इसको ये आप रिवाइज करेंगे ना तो आपको दिमाग में तुरंत चीज़ें आएंगी और इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी फॉर्म हो सकते हैं। आप अपनी बुक के पीछे के क्वेश्चन चेक करिएगा, आपको कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, द कंक्लूजन, हम लिखेंगे द फोर्स, पॉइंट 1, मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। मतलब हम फोर्स की मदद से किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग। इफ इट इज मूविंग, अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो हम उस पर फोर्स लगा करके उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है, पहले से मूव कर रहा है तो हम उसके डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, मे ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मे ब्रिंग
about a change in the shape of an object, in the shape of an object, मतलब कि हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा के उस ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, मे कॉज सम और ऑल ऑफ दीज इफेक्ट्स। अब एक फोर्स जो है मे कॉज सम और ऑल ऑफ दीज इफेक्ट्स। एक फोर्स ये चारों के चारों इफेक्ट्स भी लगा सकता है, कोई पर्टिकुलर एक इफेक्ट भी लगा सकता है, या फिर सब इफेक्ट्स, या फिर कुछ गिनती के एक या दो इफेक्ट। तो कोई भी प्रोबेबिलिटी बन सकती है। एक इफेक्ट शो हो सकता है, दो इफेक्ट शो हो सकते हैं, चारों के चारों इफेक्ट शो हो सकते हैं। तो ये हो गया फोर्स के बारे में कॉमन पॉइंट। अब एक पॉइंट यहाँ पर और आता है, आप इसको नोट करके लिख लीजिए। रिमेंबर दैट नन ऑफ दीज एक्शंस, remember that none of these actions can take place without the action, can take place without the action of a force, of a force. Thus, an object cannot move. Thus, an object cannot move cannot change speed, cannot change direction, cannot change direction, and cannot change the shape by itself, and cannot change the shape by itself. मतलब remember that none of these actions can take place without the action of a force. Thus, an object cannot move, cannot change speed, cannot change direction, and cannot change the shape by itself. ये सारे जो एक्शंस हमने देखे ये बिना फोर्स के नहीं हो सकते, लेकिन बिना फोर्स के नहीं हो सकते, इसीलिए कोई भी एक्शन, मान लीजिए हमें हर एक्शन में करने के लिए फोर्स की ज़रूरत है, तो कोई बॉल अपने आप से नहीं चल सकती, अपने आप से स्पीड कम बढ़ा नहीं सकती, अपने आप से रुक नहीं सकती, और अपने आप से अपना शेप भी चेंज नहीं कर सकती। जब उस पर फोर्स लगेगा तभी, सिर्फ और सिर्फ तभी इनमें से कोई भी सिचुएशन बनेगी। तो ये हो जाता है फोर्स के बारे में, पूरी हमने समराइज कर लिया है। आप इसको नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन में आएगा तो लॉन्ग जो आंसर्स होते हैं ना उनमें पूछा जाएगा, तो आपको इजली ये नंबर दे देगा। अब हमारा जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस, अभी ये एक नया टर्म है कि ऐसे कौन से फोर्स जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहलाते हैं। सबसे पहले इसका मतलब ये है कि ऐसे फोर्स जिनको एक्शन करने के लिए उस बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट बनाना पड़ेगा। मुझे इस मार्कर को आगे चलाना है इस बोर्ड पर, तो मुझे ये कॉन्टैक्ट बनाना पड़ेगा और इसको आगे की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी ये इंक यहाँ पर मुझे दिखेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बिना कांटेक्ट करे ऐसे बनाऊं तो इस पे काम हो जाएगा। तो कांटेक्ट फोर्स यही होते हैं। तो कांटेक्ट फोर्स जो हमें पढ़ने हैं वो दो तरह के हैं। फर्स्ट वन इज मस्कुलर फोर्स एंड द सेकेंड इज फ्रिक्शनल फोर्स। सो हम लिख लेते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले हम कांटेक्ट फोर्स क्या होते हैं ये लिख लेते हैं। द एजेंट अप्लाइंग अ फोर्स, द एजेंट अप्लाइंग a force on an object, applying a force on an object to be always in contact with it, to be always in contact with it।
First is muscular force. Muscular force resulting due to the action of muscles. पहले हम लिख लेते हैं फिर समझते हैं. Resulting due to action of muscles. Action of muscles. जो हमारी बॉडी की मसल्स हैं उनके वजह से ये ओरिजिनेट होते हैं. एग्जाम्पल, bend our body. Bend our body. Digestion. Digestion. Respiration. Bullocks, horses, donkeys and camels are used to perform various tasks. They use the muscular force. अब एक एग्जाम्पल और होता है, लाइक हॉर्सेस होते हैं, जो कैटल्स होते हैं, हम इनको कैटल्स लिख लेते हैं. हम कैटल्स फिर ब्रैकेट में हॉर्सेस, डोंकीज, बुलॉक्स एंड कैमल्स are used to perform various tasks. Are used to perform various tasks. They use muscular force. They use muscular force. मतलब muscular force resulting due to the action of muscles. जो हमारे शरीर की मसल्स की वजह से ऐसा फोर्स जो डेवलप होगा उसको हम मस्कुलर फोर्स कहेंगे. एग्जाम्पल, अगर हम अपनी बॉडी को बेंड करते हैं, मतलब मैं ये अपना हाथ चला रही हूँ तो मेरी मसल्स जो है वो फोर्स लगा रही हैं, तभी मेरा हाथ आगे की तरफ चल पा रहा है. डाइजेशन, हमारा जो भी खाने अंदर जा रहा है तो उसमें जो हमारी शरीर की स्मूथ मसल्स हैं वो वहाँ पर काम कर रही होती हैं. हमें ऐसे अनुभव नहीं होता लेकिन अंदर वो काम लगातार चल रहा होता है, इसी वजह से डाइजेशन हो रहा है. रेस्पिरेशन, हम सांस ले रहे हैं, हमारे लंग्स फूल रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, लगातार वो अपना काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी मस्कुलर फोर्स जनरेट होता है. कैटल्स जो अपनी मसल्स को यूज़ करते हैं हमारे सामान में को इधर से उधर शिफ्ट करने में मदद करते हैं, लाइक हॉर्सेस, डंकीज, बुलॉक्स एंड कैमल्स, ये सारे के सारे परफॉर्म करते हैं अलग अलग टास्क को, तो वो भी मस्कुलर फोर्स ही यूज़ करते हैं. फिर सेकेंड हो जाता है हमारा, सेकेंड कॉन्टैक्ट फोर्स इज फ्रिक्शन. पहले लिख लेते हैं. अ कार कम्स टू रेस्ट वंस इट्स इंजन इज स्विच्ड ऑफ. अ कार कम्स टू A car comes to rest once its engine is switched off. In these type of situation, in these ऐसी situations, in these types of situations, no force appears to be acting on the object. No force appears to be acting on an object. यहाँ पर हमारी ऑब्जेक्ट क्या है? कार. Yet their speed decreases. Yet their speed decreases and they come to rest after some time. And they come to rest after some times. It is the force of friction which is responsible for change the state of motion. It is the force of friction, friction which is responsible for changing the state of motion. Which is responsible for changing the state of motion.
देयरफॉर एक पॉइंट आप इसमें और ऐड करिए इसी फ्रिक्शन फोर्स में, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज acts on all the moving objects always acts on all the moving objects and its direction किसकी डायरेक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन is always opposite to the direction of force, is always opposite to the direction of force of motion. तो यहाँ पर क्या समझते हैं हम, फ्रिक्शन, सबसे पहले तो फ्रिक्शन होता क्या है। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो चलती हुई बॉडी को स्टॉप कर सकता है। आपने बॉल फेंकी तो ऐसा तो नहीं होता ना कि वो बॉल लगातार आगे बढ़ती जा रही है, वो एक पॉइंट पे आके कुछ दूरी पर जा करके रुक जाएगी। तो अब आप एक चीज़ अनुभव करते होंगे कि आप सोचते हैं कि वहाँ तो कोई खड़ा भी नहीं है बॉल रोकने वाला, लेकिन तब भी वो बॉल वहाँ जा करके रुक रही है। तो ऐसा इसलिए होता है, बॉल के बीच में और ज़मीन के बीच में जब बॉल आगे को खसकती हुई जाती है तो ज़मीन जो है उस पर एक फोर्स लगाती है। अगर बॉल ऐसे चल रही है तो ज़मीन जो है वो फोर्स ऐसे लगाएगी और बॉल धीरे धीरे आकर के एक पॉइंट पे रुक जाएगी। तो ये जो ज़मीन जो फोर्स लगा रही है ना, इसी को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। A car comes to rest once its engine is switched off. In these type of situations, no force appears to be acting on an object, car, yet their speed decreases and they come to rest after some time. It is the force of friction which is responsible for changing the state of motion. मतलब कि कार चल रही है, उसका इंजन बंद कर दिया और वो थोड़ी देर में जाकर के रुक जाएगी। मान लीजिए 3-4 सेकंड में आगे चल के वो रुक जाएगी। तो अब हम सोचते हैं कि ऐसा क्या था कि वो रुक गया। तो उस केस में फ्रिक्शन फोर्स जो है, जो ज़मीन लगा रही है कार के टायर्स पर, उसकी वजह से कार रुक गई। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, इसको अप्लाई होने के लिए कॉन्टैक्ट की ज़रूरत है। कार के टायर का कॉन्टैक्ट होना चाहिए ज़मीन से, तभी ही कार रुकेगी। बॉल का कॉन्टैक्ट होना चाहिए ज़मीन से, तभी जा करके बॉल रुकेगी। The force of friction always acts on all the moving object and its direction is always opposite to the direction of motion. कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट ले लीजिए, कोई भी, आप कुर्सी को खिसका रहे हैं तो उसको मान लीजिए, पेन को अगर मैं ऐसे ज़मीन पर रोल करके फेंकती हूँ तो इसको ले लीजिए। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा लगेगा और उसका जो डायरेक्शन है फ्रिक्शन फोर्स का, वो हमारी बॉडी के मोशन के हमेशा अपोजिट होता है। अगर हमारी बॉडी जो है उसका मोशन का डायरेक्शन ये है, ऐसे है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो हमेशा अपोजिट होगा, मतलब ऐसे होगा। मान लीजिए अगर हमारी बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगा। F फॉर फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये हो जाती है पूरी फ्रिक्शन के बारे में पॉइंट्स, आप इसको नोट कर लीजिए। ये इम्पॉर्टेंट एक यूनिट अभी आगे जाके आपको मिलेगी साइंस में ही। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रिक्शन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ऐसे फोर्सेस जिनके एक्शन होने के लिए उन फोर्स का और उस ऑब्जेक्ट का कॉन्टैक्ट में होना ज़रूरी नहीं है। तो लिख लेते हैं, ऑब्जेक्ट नीड नॉट टू बी इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, ऑब्जेक्ट एंड द एजेंट, मतलब जो फोर्स लगा रहा है, नीड नॉट टू बी इन कॉन्टैक्ट with each other, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब हम इसमें 3 फोर्सेस पढ़ेंगे। सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द लास्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अब सबसे कॉमन एग्जांपल जो आपने इस समय पर देख रखा होगा, खुद से करा भी होगा, कि आप जब 2 मैग्नेट्स लेते हैं, एक मैग्नेट यहाँ रखते हैं, एक मैग्नेट यहाँ रखते हैं, तो अब इसमें 2 सिचुएशंस बनती है। जब आप इस मैग्नेट को पास में ले जाएंगे तो हो सकता है, इसको हम 1 कह देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। जब आप 1 वाली मैग्नेट को 2 के पास ले जाएंगे,
हो सकता है ये जो 2 वाली मैग्नेट है वो थोड़ी और दूर चली जाए। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, आप फर्स्ट वाली मैग्नेट को सेकंड वाली मैग्नेट के पास लेके गए और सेकंड वाली मैग्नेट फर्स्ट वाली मैग्नेट के पास में आ गई। एक केस था जब आप मैग्नेट लेके जा रहे थे तो दूसरी वाली भी दूर भाग रही थी। सेकंड सिचुएशन, जब आप मैग्नेट को पास लेके गए तो दूसरी वाली मैग्नेट जो है वो और पास में आने लगी। तो ये हमने क्या एग्जाम्पल देखा कि हमने ये चीज़ फाइंड करी कि हमने इन दोनों को कांटेक्ट में भी नहीं लाया, उनके बीच में अभी भी जगह है, हवा है, लेकिन तब भी एक मैग्नेट कभी दूर जा रही है कभी पास आ रही है। तो ऐसा क्या हो रहा है, इस केस में होता क्या है, मैग्नेट में से निकलती हैं, आप एक वर्ड याद रखिएगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड। इसमें क्या होता है, ये जो लाइंस निकलती हैं जो हमें नहीं दिखती, लेकिन आप कोई बहुत ही स्पेशलाइज कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे तो वो डिटेक्ट कर लेती हैं कि यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक लाइंस निकल रही हैं। वो लाइंस कभी दूर को भेजती हैं मैग्नेट को, कभी वो दूसरी मैग्नेट को अट्रैक्ट कर लेती हैं और अपने पास में ले आती हैं। तो ये मैग्नेट के नेचर पे डिपेंड करता है कि मैग्नेट पास में जाएगी या दूर जाएगी। तो इस एग्जाम्पल से जो हमने घर में अपने करके देखा ही होता है, ये चीज़ समझते हैं कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का ये एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को हमेशा अपने याद में रखिएगा, इमेजिन करते रहिएगा। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का जो बेसिक जो रूल है ना, वो आपको हमेशा याद रहेगा कि कांटेक्ट नहीं होता, बिना कांटेक्ट के जो हमें एक्शन जो दिखता है होता है वो ईजिली दिखेगा बिना कांटेक्ट के। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। मैग्नेटिक फोर्स, इसमें दो सिचुएशंस आती हैं कि मान लीजिए आपके पास एक मैग्नेट है, ये दूसरी मैग्नेट है। अब आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, ये कंसेप्ट है कि मैग्नेट में हमेशा दो पोल्स होते हैं, एक साउथ पोल जिसको हम एस से लिखते हैं, एक नॉर्थ पोल जिसको हम एन से लिखते हैं। अगर आप इस मैग्नेट को बीच में से तोड़ देंगे, दो हिस्से कर देंगे, तो फिर से जो मैग्नेट बनेगी उसका साउथ पोल और उसका एक नॉर्थ पोल बन जाएगा। आप जितनी बार तोड़ते जाएंगे उसका नॉर्थ और साउथ पोल खुद से उस मैग्नेट में बनता जाएगा। तो आपको ये कंसेप्ट याद रखनी है। मान लीजिए एक मैग्नेट है नॉर्थ पोल, उसका है इस साइड में, और दूसरी मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल है इस साइड में। अब आपने यहाँ पर क्या करा, इस मैग्नेट को कर दिया फिक्स्ड। ये मैग्नेट जो है आपकी हो गई है फिक्स, अब ये नहीं हिल सकती। अब होगा क्या, जब आप इस मैग्नेट को पास में लेके जाएंगे, क्योंकि जो नॉर्थ और नॉर्थ पोल है ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये वाली मैग्नेट धीरे धीरे दूर को भागने लगेगी। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रिपल्जन, मतलब कि दूर को जाना। वहीं अगर मान लीजिए आपने ये जो मैग्नेट जो फिक्स थी जिसका नॉर्थ पोल इधर था, उसके पास आप लेके आए मैग्नेट का साउथ पोल। अब क्या होगा, ये हम देखेंगे कि ये मैग्नेट धीरे धीरे इस मैग्नेट के साथ जा करके मिलने लगी है, मतलब कि ये इसकी तरफ को अट्रैक्ट हो रही है, पास में आ रही है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं अट्रैक्शन। मतलब मैग्नेट का दूर जाना रिपल्शन और मैग्नेट का पास आना इज अट्रैक्शन। तो ये हमें देखने को मिलता है। सो दिस फोर्स इज ड्यू टू दिस फोर्स, ये जो फोर्स लग रहा है, इज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। दिस फोर्स is due to magnetic field of lines. Thus, like poles of two magnets repel each other and others repel each other, and unlike poles attract each other. Thus, like poles of magnet repel each other, and unlike poles attract each other. So attraction or repulsion between the object can also be seen as another form of pull or push. अब एक यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी लाइन है कि हम अट्रैक्शन और रिपल्शन को एक तरीके का पुल और पुश कह सकते हैं। अट्रैक्शन होगा मतलब कि पुल हो रही है चीज़, और रिपल्शन होगा मतलब कि पुश हो रही है चीज़। अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, रिपल्शन between objects can also be seen as
can also be seen as another form of pull or push. Another form of pull or push. तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोट हो गया, इसको लिख लीजिएगा। और ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। तो हमारा जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में सेकेंड फोर्स है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक, जैसा कि नाम बता रहा है कि यहाँ पर चार्ज इन्वॉल्व होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सबसे पहले हम लिख लेते हैं द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी। द फोर्स exerted by a charged body on another charged or uncharged body, on another charged or uncharged body is known as electrostatic force. Is known as electrostatic force. It can be attractive or repulsive. This force can also be attractive or repulsive. मतलब कि क्या हुआ इसका, ऐसा फोर्स जो एक चार्ज बॉडी लगाएगी किसी दूसरी बॉडी पे। अब जो दूसरी वाली बॉडी है वो चार्ज हो भी सकती है या फिर अनचार्ज भी हो सकती है, उस पर कोई चार्ज हो भी सकता है, उस पर कोई चार्ज नहीं भी हो सकता। तो एक चार्ज, लेकिन जो लगाएगी फोर्स उस बॉडी को हमेशा चार्ज होना पड़ेगा। तो एक चार्ज बॉडी जब किसी दूसरी चार्ज या फिर अनचार्ज बॉडी पर जो फोर्स लगाएगी उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये भी अट्रैक्टिव नेचर का हो सकता है और ये रिपल्सिव भी हो सकता है। मान लीजिए सबसे इसका जो कॉमन एग्जाम्पल है उसमें क्या करते हैं, आप एक कोई भी हैंग बना लीजिए, उस पर आप एक स्ट्रॉ लीजिए, स्ट्रॉ को कट कर दीजिए बीच में से। अब मान लीजिए एक स्ट्रॉ का पार्ट जो है वो आपने यहाँ पर टांगा, दूसरे स्ट्रॉ के पार्ट को आप एक प्लास्टिक शीट से रब करिए। अब रब से होता क्या है, एक रबिंग करने से एक बॉडी पर चार्ज आ जाता है। मान लीजिए ये बॉडी हो गई चार्ज। अब इस स्ट्रॉ को, कटे हुए स्ट्रॉ को आप उस टंगे हुए स्ट्रॉ के पास लेके जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि ये जो टंगा हुआ जो स्ट्रॉ है ना वो धीरे धीरे इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमें इससे पता चलता है इसमें आया चार्ज, इसने लगाया इस पर फोर्स। सेकंड केस, आप दूसरा स्ट्रॉ लीजिए, उसको बीच में से काटिए, एक पार्ट टांग दीजिए, दूसरे पार्ट को रब करके लाइए पास में। अब इस केस में क्या करिए, उस टंगे हुए पार्ट को भी रब करिए। अब इससे क्या हुआ, इसको रब करा तो इस पे चार्ज आ गया, इसको रब करा तो इस पर भी चार्ज आ गया। मान लीजिए आपने किसी प्लास्टिक शीट से इन दोनों स्ट्रॉस को रब करा। अब होगा क्या, क्योंकि आपने सेम ही चीज़ से रब करा है, सेम बॉडी पे जो बॉडी पे चार्ज होगा वो सेम होगा। या तो दोनों पे पॉजिटिव चार्ज होगा या तो दोनों पे नेगेटिव चार्ज होगा। एक बात याद रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब इस केस में क्या होगा, क्योंकि हमने सेम बॉडी से ही रब करा है तो इन दोनों स्ट्रॉस पे या तो पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरी सिचुएशन में या तो नेगेटिव चार्ज होगा। या तो ये कंडीशन बनेगी या ये कंडीशन। अब आप क्या देखेंगे, जब आप इस चार्ज स्ट्रॉ को दूसरे चार्ज स्ट्रॉ के पास लेके जाएंगे तो ये दूर भागने लगेगा। इस केस में हो रहा था अट्रैक्शन, इस केस में क्या देखने को मिला हमें, रिपल्शन। तो ये हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। आप इसको नोट कर लीजिए और ये एग्जाम्पल को आप अगर डिमॉन्स्ट्रेट करके बताना चाहें, अगर आपके क्वेश्चंस में पूछते हैं तो आप इस एग्जाम्पल को दे सकते हैं कि ये प्लास्टिक स्ट्रॉ लिए, आपने कट करा, एक स्ट्रॉ को हैंग कर दिया, टांग दिया, दूसरे स्ट्रॉ को हमने रब करके उसके पास लेके आए तो वो दोनों पास में आने लगे। इससे हमें दिखता है अट्रैक्शन। जब हमने दोनों ही स्ट्रॉ को रब करके लगाया तो होने लगा रिपल्शन। तो इसको नोट कर लीजिए आप। अब हम अपना लास्ट फोर्स पढ़ लेते हैं नॉन कॉन्टैक्ट वाली कैटेगरी में, विच इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन का आपने नाम तो सुना ही होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा फोर्स जो भारी भारी ऑब्जेक्ट्स लाइक अर्थ, मून, सन, इन सब के बीच में लगता है। इसको कॉमनली हम इन्हीं से डिफाइन भी करते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट, अब हम लिख लेते हैं, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, एवरी ऑब्जेक्ट
इन द यूनिवर्स वेदर स्मॉल और लार्ज, फर्क नहीं पड़ता कि वो बॉडी स्मॉल है या लार्ज बड़ी है, वेदर स्मॉल और लार्ज, exerts a force on every other object, exerts a force on every other object. This force is known as the gravitational force. This force is known as the gravitational force. It is always attractive. अब ये यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होगा, कभी भी रिपल्सिव नहीं होगा। वहीं हमने मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करी थी, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। वहीं हमने मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करी थी तो वहाँ अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों हो रहा था। इन केस ऑफ अर्थ ऑल द ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स, in case of earth all the objects or things fall towards the earth, fall towards the earth because it pulls them, because earth pulls them. This force is called force of gravity or just gravity. This force is called force of gravity or just gravity. Gravitational force. Every object in the universe, whether small or large, exerts a force on every other object. This force is known as gravitational force. इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे एक छोटी से छोटी बॉल हो या एक बड़े से बड़ा प्लैनेट, ये सारी ही चीज़ें एक दूसरे पे अपने उसके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उन पर फोर्स लगाती हैं। इसी फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्जेस की वजह से आ रहा था, ये ग्रेविटेशनल फोर्स आता है बॉडी के मास की वजह से। जो भी बॉडी जिसमें भी मास है, इस मार्कर में मास है, इस ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड में मास है, तो जितनी बॉडी जिन पर मास है वो किसी दूसरी बॉडी जिसके पास उसका खुद का मास है उस पर फोर्स लगाएगी, और ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स में सिर्फ अट्रैक्शन देखने को मिलता है। इन केस ऑफ अर्थ all the objects or things fall towards the earth because earth pull them. This force is called force of gravity or just gravity. अगर मान लीजिए मैंने ये मार्कर को ड्रॉप करा तो ये खुद ब खुद नीचे ही जाएगा, मुझे पता है ये ऊपर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है वो इस पर फोर्स लगा रही है और इसको अपनी तरफ खींच ले रही है। लेकिन हमने यहाँ अभी बात करी कि मास तो इस पर भी है, ये भी कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा होगा अर्थ पे और अर्थ को अपनी ऊपर अपनी की तरफ खींच रहा होगा। लेकिन इसके मास में और अर्थ के मास में बहुत बड़ा फर्क है। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा फोर्स। ये बहुत ही छोटा मास है, हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके कंपैरिजन, इसका कंपेयर करें हम अर्थ के साथ, तो अर्थ का मास ज़्यादा, उसका फोर्स भी बहुत ज़्यादा। इसका मास कम, इसका फोर्स भी बहुत कम। तो हम ये नहीं देखते कि अर्थ ऊपर आ रही है, हमें ये अनुभव होता है कि हमारा जो पेन है वो नीचे जा रहा है क्योंकि अर्थ उसको ज़्यादा फोर्स से खींच रही है। लेकिन सच्चाई क्या है कि ये मार्कर जो है वो भी अर्थ को खींच रहा है, अर्थ जो है वो मार्कर को अपनी तरफ खींच रही है। लेकिन हमें दिख क्या रहा है कि मार्कर नीचे जा रहा है क्योंकि अर्थ का फोर्स ज़्यादा है और उसका मास ज़्यादा है, इसलिए उसका फोर्स ज़्यादा है। तो ये हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। और हम अर्थ की जो फोर्स लगाते हैं उसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे या फिर सीधा सीधा ग्रेविटी बोलेंगे। तो ये हो जाता है हमारे ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में। और इसी के साथ हमारे कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के साथ ही फोर्सेस वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है।